1000 रुपये भी रख लूँ और वोट देना कोई ज़रूरी है? हमने वोट तो दिया तुम्हें, हमने वोट तो दिया, वो क्या करेगा? हमारा कोई प्रूफ एविडेंस ले जाएगा क्या? तो ये बात तो हम आप समझ सकते हैं, नहीं समझ सकते हैं? अच्छा, इतने लोगों का हमें वोट लेना है। अब आज अगर मैं मीटिंग कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, बात समझ में आए ना आए वो बात की बात है, क्योंकि मैं बड़े चाटुकारिता भरी या लुभावनी बातें नहीं करता, एकदम क्लियर ये हमारा फंडा है, ठीक है? जितना हारना भविष्य तय करेगा। तो मैं आपको समझा बुझा के जा रहा हूँ। कल दूसरे नेताजी आए, हम तो अभी चैलेंज कर रहा हूँ, जब मेरा नंबर 24 घंटे आ रहता, किसी नेता से बात करवा देना कभी भी। अगर किसी मुद्दे पर आगे जाता तो मैं उसका गुलाम सेवा करूँगा पूरी ज़िंदगी, क्योंकि हमारा जो मुद्दा है एकदम सॉलिड मुद्दा है, और वो सॉलिड मुद्दा कोई फॉलो नहीं कर सकता, कर ही नहीं सकता अगर वास्तविक नेता है तो, मतलब भ्रष्ट नेता है। तो अगर वास्तविक नेता होगा, तथागत गौतम बुद्ध की तरह त्यागी होगा, बाबा साहब की तरह त्यागी होगा, तभी वो हमारे मार्ग का अनुसरण कर सकता, नहीं तो संभव नहीं है। तो जब आपकी ऊँट में पावर है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने आपको मताधिकार दिया है, सबसे बड़ी चाबी है, तो उसको देने में किसी पैसे की जरूरत है क्या? नहीं है ना? अगर बड़ी राजनीति छोड़ दीजिए, अगर छोटी राजनीति करूं मैं, आपकी विधानसभा है, आपका जो है प्रधान बन सकता है, तो प्रधान से शुरू करिए, विधायक तक बना लोगे तो भी आपकी मौके मौके सुरक्षा तो हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? आप बताएं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, सारा समय जो है खेती बाड़ी में देते हैं, बच्चों को पढ़ाने लिखाने में देते हैं, लेकिन उस व्यवस्था में हम पढ़ा रहे हैं जो कोई व्यवस्था ही नहीं दे रहा है। मोदी जी ने बताया बनाई नई शिक्षा नीति, और वही ब्राह्मण नीति को नई शिक्षा नीति बता रहे हैं। क्या बताऊं मैं आपको? एक ने बोला साहब अब नई शिक्षा नीति के बारे में बोलिए, हमने कहा भैया आप ही बोलिए, हमारे को कुछ समझ नहीं आता, क्या पढ़ूँ मैं, बताइए आप क्या पढ़ूँ? कभी 2 लाइन इधर, कभी 2 लाइन इधर, कभी 2 लाइन इधर, उससे तो हटना ही नहीं है। आप कह रहे नई शिक्षा नीति आ गई, पहले तुम ब्राह्मणवाद की परिभाषा बता देते, उसके बाद तो शिक्षा नीति बताते, तब तो समझ में आती। ब्राह्मणवाद जाएगा नहीं, उसी में शिक्षा नीति ला रहे हो। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने आपको मताधिकार दिया। मताधिकार अगर आप सही तरीके से इस्तेमाल कर लीजिए तो एक गरीब बाप का बेटा भी मुख्यमंत्री बन सकता है, अमीर बाप का बेटा जो है पीछे हो जाएगा, आपका बेटा मुख्यमंत्री बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना, मैं ज़रूर पॉलिटिकली इन्वॉल्व हो गया हूँ, मोस्टली सभी लोगों से बात होती रहती है, कभी कभी पॉलिटिक्स में पैसा बहुत आता है। पैसा जानते हैं? अब जैसे आप लोग सपोर्ट करेंगे ना, बहुत ऑफर आते हैं, सबसे ज़्यादा ऑफर बीजेपी वाले देते हैं, सबसे ज़्यादा ऑफर बीजेपी वाले, खरीदने बेचने का सारा काम उनका रहेगा। अगर ये हो गया कि बस्ती में आरपी मौर्य से लोग जो है बड़े इंप्रेसिव हैं और आरपी मौर्य के साथ खड़े हो गए ना, अभी गाड़ी बंगला करोड़ों का आमदनी सब शुरू हो जाएगा। अभी नेता बनना जमीनी लेवल से उठना बड़ा कठिन है, और जैसे यहाँ से उठ के यहाँ पहुँचे, यहाँ रुपयों की भरमार लग जाती है, और उसी में नेता बैठ जाता है। अगर वो सम्राट अशोक की थीम पे नहीं है तो बैठ गया, और यही वजह है कि वो नेता वादा तो करके जाता है, लेकिन वादा निभा नहीं पाता, भूल जाता है। आपसे हम कह रहे दादाजी 10-10 रुपये दीजिए, मुझे इलेक्शन लड़वाना है, आपने 10-10 रुपये दिया, 10 दिन याद रहा, और किसी ने 5-5 हज़ार रुपये उसी के बदले दे दिया, तो भाई ये तो नेचुरल थिंग है। अब उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो बंदा रुकेगा, टिकेगा या भागेगा। अगर बुद्ध की विचारधारा से है कि भाई वो अपना सोना चांदी घर परिवार त्याग करके समाज में भटक रहे हैं, तब तो वो बंदा टिक सकता है, अदरवाइज टिकना आसान नहीं है। तो राजनीति में अगर गलती की मैं बात करूं तो गलती नेताओं की ही नहीं है, गलती आपकी भी है, और वही बराबर की गलती नेताओं की भी है। जो व्यक्ति नालायक है, जो व्यक्ति जो है आपके समाज के लिए हितकारी नहीं है, उसको तुरंत तिलांजलि दे दीजिए और सामने बोलिए, सामने बोलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। अब आपने मुझे कहा हाँ आरपी भैया आप लड़वाओ यार, मैं पूरा समाज सपोर्ट करूँगा। और मान लो आपके बस्ती में कितनी विधानसभाएं हैं? 5 विधानसभाओं में कैंडिडेट हमने उतार दिया, और एक कैंडिडेट को आपको पता होगा फार्मूला, तब तक कॉन्टेक्ट नंबर नोट करो। एक कैंडिडेट को 20-20 लाख रुपए भी हम दे रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए, और वो कैंडिडेट जानते क्या होगा? गरीब घर का होगा, अमीरों को टिकट नहीं मिल रहा हमारे यहाँ। एक कैंडिडेट को 20-20 लाख रुपए दे रहे हैं,
अब 20 लाख रुपए दे करके मैं इलेक्शन लड़ा रहा हूँ, तो 20-2500 1 करोड़ रुपया तो हो ही गया। अच्छा, अभी इतना कम से कम बता रहा हूँ, 1 करोड़ रुपया हमने खर्च भी कर लिया और आपने वोट भी नहीं दिया, तब तो यार आपने धोखा किया ना। बताइए, आप पहले बोलते यार जी आपका फंडा मेरे को समझ नहीं आ रहा भैया, वोट नहीं मिलेगा, चले जाओ यहाँ से, तो कम से कम मेरा 1 करोड़ रुपया तो बचता। क्यों दादाजी गलत बोल रहा हूँ? देखिए भाई, एक जो है ना, ये राजनीति त्याग का विषय ये मैं मानता हूँ, लेकिन एक हाथ से दो और एक हाथ से लो तभी मजा आता है। अब आप आजकल लोग जो है ना चौमुखी प्रतिभा के हैं, आए भैया वोट देना, हाँ हाँ आपको ही वोट है, वो भी हाँ भैया आपको ही वोट है, हाँ भैया आपको ही वोट है। अब वो बंदा एकदम मस्त कि मैं जीत रहा हूँ, इनके घर का भी वोट होंगे, पता लगा 3 वोट भी नहीं मिले। तो ऐसे किसी को धोखा मत दीजिए। अगर किसी को कोई नेता उसको नहीं पसंद है तो आप उसको बता दीजिए कि भैया मैं वोट आपको दे नहीं पाऊंगा, इसका मेन कारण यही है। तुम्हें जो FIR करना है कर लीजिए, मैं वोट नहीं दे पाऊंगा। आपकी एक बात का जवाब दीजिए, आपने कहा अच्छा भैया हम आपको वोट न दे पाए, हाँ चार टमाटर वही लाके मिल जाए, कहाँ मिल जाएगा? मिल जाए। हाँ मैं मानता हूँ, लाके ना मिली, लेकिन पीछे एक बात मिल जाए। नहीं, मैं इस व्यवस्था को मानता हूँ दादाजी। देखिए आप लोग थोड़ा साइड हो जाइए, हेलो भैया, यहाँ डिस्कस करते हैं। मैं दादाजी आपकी बात को मानता हूँ, क्योंकि इस देश की व्यवस्था ऐसी है, ठीक है ना। अगर इसी व्यवस्था को दुरुस्त करके सम्राट अशोक का राज में परिवर्तित कर दिया जाए तब ऐसी स्थिति नहीं है। लेकिन मैं मानता हूँ, लेकिन अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा, आपने कहा अवसरवादी बनिए, तो भाई चलो ठीक है, अगर अगले से आपको डर है तो ठीक है भैया, हाथ जोड़ लीजिए, मत बोलिए, ठीक है दादा ले जाना। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, अच्छे लोगों में की बात कर रहा हूँ। जैसे मैं भाई दिलो जान लगा के आ रहा हूँ आपके पास, आपने मुझे तो कह सकते हैं ना बेटा मैं वोट नहीं दे पाऊंगा, आपको कह सकते हैं ना। हमारे पास तो गुंडे तो लेकर नहीं चल रहा हूँ मैं, देख लीजिए मैं अकेले निकला हूँ, तो हम लोग धमकी देते रहते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम अकेले निकलते हैं, समझ रहे नहीं। तो थोड़ा सा जो कांटे की टक्कर होती है ना कि भाई एक हाथ से दे दो और एक हाथ से ले लो, तब बड़ा मजा आता है उसमें। और अगर आपने मुझे कहा भैया आरपी जी आपको जिताएंगे वोट देंगे, तो कल कान पकड़ के जो करेंगे, अरे आरपी जी ये काम है करवाया तुमने भाई, करवाओगे नहीं करवाओगे, धमकी भी दे सकते हो नहीं दे सकते हो। और जब आपकी हमारी कोई पहचान ही नहीं है, सपोज दैट आरपी जी का मंत्री बन गया कल और आप पीछे पीछे घूम रहे हैं दूसरे के, और हमारा मंत्री बन गया तो अब चले गए बाबूजी काम करवा दो, तो देखो मैं उस तरीके का नहीं हूँ, लेकिन दिल में अगले बंदे का रहता है यार, जब मैं गांव में जा रहा था दादाजी मुंह टेढ़ा करके भाग ले रहे थे, और अब हमारा मंत्री बन गया है तो अब दादाजी पीछे लगे मेरा काम करवा दो। तो हमारा सिर्फ कहने का मतलब है सर, यहाँ पे एक सिद्धांतवादी बनना जरूरी है, ठीक है। और एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको बताऊँ। एक भिखारी होता है, भिखारी वो ट्रेन में जा रहा होता है, एक सेठिया होते हैं, उनसे बोलता है भिक्षा दे दो भिक्षा दे दो, बोलते भाग यहाँ से, भिक्षा क्यों दे दे? तो बोलता कि जो है पेट में खाना नहीं है, कुछ कर नहीं पाता हूँ एंड सो ऑन। बोला मैं व्यापारी हूँ मैं, अगर मैं देता हूँ तो लेता हूँ, बता तो मेरे को क्या देगा? उन्होंने बोला मैं तो जो है भिखारी हूँ, मैं क्या दूंगा? उन्होंने बोला तुम दे सकते हो लेकिन देना नहीं चाहते हो। अच्छा, वो चला गया, उसके दिमाग में प्रश्न घूमता रहा। तो डेली उसी ट्रेन से व्यापारी निकलता था और डेली उसे में भीख मांगता था। एक दिन देखा कि यहाँ प्लांट्स लगे हुए हैं, फूल खिले हुए हैं, तो सोचा यार फूल ही तोड़े लेता हूँ, लोग कहते हैं क्या देते हो, फूल ही देता रहूँगा मैं। तो जिससे भिक्षा लेता है उसको फूल दे देता। तो व्यापारी के पास पहुँचा, बोले बाबूजी मैं आपके लिए लाया हूँ, आप कह रहे थे देने के लिए, फूल लेकर आया हूँ। उन्हें फूल लिया, बड़े प्यार से बोला हाँ अब समझ में आई, ले पैसे ले। उसको 2 रुपये दिया। अब उसको अच्छा लगा कि यार एक हाथ से दे रहा हूँ एक हाथ से ले रहा हूँ। अब वो ट्रेन में आगे बढ़ा तो जिसको पैसा लेता उसको एक एक फूल पकड़ाता जाता है, लोग भी खुश हो जाते। अब किसी को आप फूल दोगे तो खुश नहीं होगा, होगा ना? तो उसको पैसे लगातार वो बढ़ना शुरू हो गया। बढ़ते बढ़ते वो इतना बढ़ गया कि ऑटोमेटिकली व्यापारी बन गया। एक दिन फूल का बहुत बड़ा कारोबार करने लगा। तो बात यहाँ पे है, पूरे देश की जो व्यवस्था है वो हमारे आपकी अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करता है। अगर हम बढ़िया सोचें, किसी के भक्त ना बने। मैं मान्यवर कांतीराम जी का बहुत बड़ा फॉलोअर हूँ, ठीक है, लेकिन अगर हमारे दादाजी हमारे पुरखों ने कोई गलती करी है तो मुझे उस पर विचार करना पड़ेगा। बाबू जगदेव प्रसाद को मैं बहुत मानता हूँ, दिलो जान से मानता हूँ,
लेकिन गलती उन्होंने की। मान्यवर गांधीराम ने जो है मायावती को अकेले उत्तराधिकार देकर की गलती कर दी। अगर वहीं पे 4 मायावती बिठा दी होती तो शायद नेतृत्व डिवाइड हो जाता और मान्यवर जी का जो मिशन था वो अभी भी अशोका राज का मिशन साकार हो जाता। लेकिन आज वहाँ पे कुछ और हो रहा है। ठीक है, बाबू जगदेव प्रसाद को पता था कि भाई हम अकेले नेतृत्व कर रहे हैं और इतनी बड़ी व्यवस्था है, इतना बड़ा सब कुछ है, हमारे विपक्ष में है, कभी भी हमें टारगेट कर सकती है, तो उसके लिए उनको योजना और प्लान बनाना चाहिए था। लेकिन उन्होंने योजना प्लान ना बना के सीधे गए पब्लिक स्पेस पे जो है धुआंधार बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। अब जब कहीं गोली चलेगी किसी को देखेगी क्या कि आरपी मौर्य बैठे हैं, कोई और बैठा है, या तो आप उससे पहले सोल्यूशन आप निकाल लीजिए। तो आज आपके समाज को, भारतीय समाज को चाणक्य की जरूरत है। जितना वो सोचते हैं उससे 4 गुना पहले अगर आप सोच लीजिए तब तो आप काउंटर कर सकते हैं, नहीं तो काउंटर नहीं कर पाएंगे। सीधी सीधी बात है। अच्छा, एक चीज़ और है कि मैं अकेला नेतृत्व करूं, पॉलिटिकल पार्टी चलाऊं, धुआंधार बल्लेबाजी करूं। धुआंधार बल्लेबाजी मतलब जानते हैं सारी बातें क्या डाली, चाहे प्रधानमंत्री चाहे मुख्यमंत्री, नो इफेक्ट। अभी देखिए कल ही गोली मार देंगे, कल ही मार देंगे, देरी नहीं लगेगी, कल ही। ये जो आप यहाँ घूम रहे हैं ना, ऐसे नहीं चल पाए। तो क्या मुझे मरने की शौक लगी पड़ी? अच्छा चलो मान लेते हैं मर भी गया, तो समाज को क्या मिलेगा? समाज 20 साल पीछे चला जाएगा साहब। समाज ये कहेगा अरे अपने बेटे को डांट के बिठा देगा, चल बैठ जा तू, बहुत नेता बनता हो। आरपी मौर्य देखे बन रहे थे, ऐसे ऐसे मार दिए। अब वो लोगों के अंदर सोच डेवलप हो जाएगी, कोई नेता बनेगा ही नहीं। 20 साल बाबू जगदेव प्रसाद के बाद जाने के बाद मान्यवर गांधीराम के समकालीन थे। अगर उस समय से अब तक बाबू जगदेव प्रसाद रहे होते तो आपका कुशवाहा समाज, मौर्य समाज बहुत आगे निकल गया होता। लेकिन नहीं, उनके जाने के बाद आपका समाज पीछे चला गया, डाउन टू अर्थ हो गया। अब थोड़ा लोग जागरूक हो रहे हैं। अब वो जो आशंका पहले थी वो आशंका और बढ़ गई है। अब उस आशंका के लिए समाधान किसके पास है? किसके पास है मुझे बताइए? स्वामी जी समाधान निकालेंगे क्या? केशव जी निकालेंगे? समाज निकालेगा। और समाज के बीच में एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी का होना बहुत जरूरी है कि वो जातीय प्रतिनिधित्व की बात करें। जातीय प्रतिनिधित्व, भाई मैं मौर्य हूं, ये बात सच है। आप कितना मुझसे सर्वलोक हित की बात कर लीजिए, लेकिन सबसे पहले मेरा घर परिवार आता है। ये बात कूट कूट के हर व्यक्ति में भरी रहती है। अगर आप जो है यादव जी हैं तो आप यादवों के लिए सबसे पहले सोचेंगे, उसके बाद किसी और के लिए सोचेंगे। या जात से बाहर निकल जाओ, परिवार में आ जाओ यार। अभी किसी मौर्य के साथ कुछ हो गया, फोन आ जाए तो मैं कार्यक्रम अटेंड, ठीक है 1 घंटे बाद जाऊंगा, लेकिन मेरे घर से फोन आ जाए अभी तुरंत निकल जाऊंगा। क्यों? क्योंकि सबसे पहले मेरी जिम्मेदारी वहां पर है। मैं जातिगत बात कर रहा हूँ, लोग जातिगत बात प्लेटफॉर्म पे नहीं करते। क्यों? क्योंकि चोरकट होते हैं। तो मैं कह रहा हूं कि भैया यादव जी तुम यहाँ बैठो, जो है एससी भाई यहाँ बैठे, मौर्य भाई यहाँ बैठे, निषाद जी यहाँ बैठे, और सारे मिल करके इस देश का नेतृत्व करें। तो मैं तो कह रहा हूँ कि आजीवन आपको ऐसा अकंटक राज स्थापित करेंगे कि ये 3% 15% वालों का पता नहीं चलेगा। अच्छा, अब उस व्यवस्था को मेंटेन कैसे करेंगे? संविधान बनाना पड़ेगा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान बनाया, लेकिन आप सोचो जरा, इतने लोग आज स्वतंत्र हो तब तो कुछ हिला ही नहीं पा रहे हो। बाबा साहब से अकेले उम्मीद कर ली कि उनसे लड़े लेते अकेले, तब भी उन्होंने मरते दम तक बहुत लड़ा, अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। हमने उनको क्या दिया बताइए आप? हमने क्या दिया? आज आपके ही क्षेत्र में, आपके ही समाज के संगठन बहुत सारे देखने को मिलेंगे। अच्छा वो आरपी जी आ रहे हैं, वहाँ मत जाना यार, वो बहुत वैसे आदमी है। अरे वो प्रवेश जी बुला रहे हैं, अरे प्रवेश जी से मेरी नहीं पड़ती यार, वहाँ मत जाना। लोग हमारे लोग हमारे ही कार्यक्रम को काउंटर करते हैं। सोच देखिए आप, अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ 10 लोगों में, 20 लोगों में, 50 लोगों में, तो क्या मैं उनको छोड़ दे रहा हूँ? मैं उनकी भी तो बात कर रहा हूँ। वो प्रेजेंट हैं या नॉट प्रेजेंट हैं वो बात की बात है, लेकिन जिस समाज की मैं बात कर रहा हूँ उस समाज में वो भी तो अवेलेबल है कि नहीं है? अब मुझे ये बता दीजिए कि भारत देश में ऐसी कौन सी पार्टी है जो जातीय प्रतिनिधित्व की बात करती है?
नाम बताइए किसी पार्टी का। एक ने मेरे को डराया चुनाव आयोग में कंप्लेन कर दूंगा। हमने कहा चुनाव आयोग पहले ये बता दे चुनाव आयोग कहते किसे हैं। चुनाव आयोग पहले ये बता दे चुनाव आयोग कहते किसे हैं। चुनाव आयोग को ही नहीं पता चुनाव आयोग कहते किसे हैं। तो सही बता रहा हूं मैं आपको। ईवीएम की लड़ाई इतने दिन से लड़ी जा रही है, चुनाव आयोग को समझ में नहीं आ रहा है कि हमें न्याय करना चाहिए। क्या मैं लड़ूंगा तब चुनाव आयोग सामने आएगा? यहाँ पे सारे लोग बैठे हो, अच्छा यहाँ किसी की मोबाइल खो गई और सारे लोग जो है अपनी अपनी जेब तो दिखा दिए, आरपी मौर्य की जेब नहीं तलाश रहे हो। और जब आपने बोला, एक बच्चे ने बोला कि सर आप अपनी जेब दिखाए, हमारी ये हिम्मत, मैं चोर नजर आता हूँ, मैं चोर नजर आता हूँ, डपट डपट के मैं आपको चुप करा दे रहा हूँ लेकिन जेब नहीं दिखा रहा हूँ। व्हाट इज दैट? चुनाव आयोग। अरे भैया आप सर्वेक्षण करा लो, पूरे देश में किसी को विश्वास नहीं है 3% के अलावा। जब विश्वास नहीं है तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जैसा लोग कह रहे हैं वैसा करवाओ। लेकिन वो मान रहा है क्या? नहीं। और चुनाव आयोग हमको रूल बताएगा? अच्छा चुनाव आयोग के आधार पे हम चुनाव लड़ करके जीतेंगे? अरे हमके लड़ना है तो हम जनता का समर्थन लेंगे, अकेले लड़ लेंगे भाई, निर्दलीय। तुम पार्टी मत बनाने देना, हमारे सारे विधायक ऐसे ही हो जाएंगे निर्दलीय। लेकिन हम तुम्हारी गुलामी नहीं कर सकते। क्यों करेंगे भाई? बहन जी को देख लो, अखिलेश जी को देख लो, सब उसी धार में बह रहे हैं, उसी हवा में चल रहे हैं, उसी नलके में पानी पी रहे हैं, सब वही। मतलब देश के विकास से कोई लेना देना नहीं है, भारतीय संविधान से कोई लेना देना नहीं है। बस राजनीतिक जो प्लेटफॉर्म है उसको हवा देने के लिए फेवर में कुछ भी बोलते रहिए। अच्छा इसका फायदा क्या लेते हैं उनको पता है, मैं बता दूं रीजन क्या है। अगर यहाँ पे मुख्यमंत्री का प्रधानमंत्री का चुनाव हो जाए तो किसको वोट देंगे आप बताइए? किसको वोट देंगे? बीजेपी कांग्रेस। बीजेपी कांग्रेस के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो उनको क्या जरूरत है किसी मुद्दे पर सीरियसली बात करने की? वो तो विकल्प बना के बैठा ही है ना। ऐसे मुख्यमंत्री लेवल पे आ जाओ, मायावती, अखिलेश जी, बीजेपी मीन्स योगी आदित्यनाथ, बहुत करेंगे तो कांग्रेस। मेजर पार्टियां तो यही हैं। अब वही विकल्प हैं, गिल्ली डंडा खेल रहे। इलेक्शन आएगा, किसी ना किसी मजबूरी में जाके ठप्पा मार देना है, आओ भैया तुम भी 5 साल राज करो। सोल्यूशन क्या है? क्या आप किसी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री फोन करके बोल सकते हो कैसे हमारा काम होना चाहिए? नहीं बोल सकते। तो अब प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को मुट्ठी में रखना सीख लीजिए, बस राजनीति सफल हो जाएगी। बड़े बड़े नेता को जमीन पे ला दिया साहब, मैं अपनी प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ। बड़े बड़े नेता गांव गांव जाना शुरू कर दिए, ऐसे बैठ के मीटिंग करना शुरू कर दिए, फोन उठाना शुरू कर दिए, सिर्फ मेरी वजह से। सिर्फ उनको ये पता है कि जिस दिन ये जमीन पे उतरेगा तो कुछ हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। नहीं तो किसी का फोन लगता उगता नहीं है, लगा के देख लेना चाहिए। मेरा सिर्फ मतलब ये है कि नेता चाहे कितना भी बिजी हो तो उसको इस हिसाब से व्यवस्था बनानी चाहिए। अगर आपकी भावनाएं अगले के साथ जुड़ी हैं, आप फोन करो, कहीं कोई प्रॉब्लम हो, कहीं समस्या हो, तो तुरंत वो प्रॉब्लम और समस्या को टैकल होना चाहिए। अब मेरा आपसे लगाव है, मेरा आपसे जुड़ाव है। आपने फोन किया मेरे को, दूसरे भाई ने उठा लिया, आप उसको समस्या बता रहे हो, आपने कहा रखो यार, खत्म, फोन रख दिया। आप क्या करोगे? यहाँ बैठे बैठे दिल्ली फोन लगाओगे, 4 बार आप टैकल कर रहे हो, लगा रहे हो, क्या फायदा मिल रहा है मुझे बताइए? और यहाँ पुलिस वाला छोटा मार मार के ले जाके जेल में तुम्हारी ऐसी की तैसी कर दे रहे। तो वो दिन अब भूलिए मत कि जो पहले था, पहले का मतलब जो गुलामी पहले थी वही गुलामी आज भी। अभी मैं सोची बच्ची बता रही थी कि हम पूर्ण रूप से आज़ाद हो गए हैं, दूसरी आज़ादी आपने पाई है, अभी तीसरी आज़ादी पाने बाकी है, और तीसरी आज़ादी की लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी। कुछ लोग कहते हैं कि ठोकर आज के ज़माने में नहीं आ सकता। जब तुम समझना नहीं चाहोगे तो हम आपको कैसे समझा पाएंगे? आप बताइए। दूर मत जाओ, ठोकर आज को छोड़ ही दो यार। तुम बाबा साहब का संविधान पढ़ लो और वही लागू करवा दो, अभी अशोक राज वैसे ही आ जाएगा। हाँ करवा दो ना, वो नहीं करवा पाएंगे। अगर नहीं करवा पाएंगे
तो बस समाज में नेता बनना है, डिमोरलाइज करना है, इधर उधर बरगलाना है। राजनीति जो है बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। बस अगर हम उसको सिंपल तरीके से ले लें तो तमाम संगठन के लोगों ने समाज को जगाया, लेकिन राजनीतिक प्लेटफॉर्म क्या दिया आप मुझे बताइए। मैं आपको आज जगा के जाऊं यहाँ से और बोल दूं ये सही है गलत है, लेकिन मैं आपको ये ना बता पाऊँ कि आने वाले दिनों में वोट किसको करना है, तो फिर तो आप कांग्रेस बीजेपी को जिताएंगे। और मत आपका बीजेपी वालों ने जागरूक किसी को नहीं किया है, मैं बता दूं आपको। मैं आपको जागरूक करने थोड़ी आया हूं, मैं क्यों जागरूक करूं, आप जागरूक खुद ही हो जाएंगे। और मैं जागरूक कर देगा दूंगा अगर, तो आप मानेंगे भी तो नहीं, समस्या तो भी है। किसी बच्चे को या किसी बेटे को बोल दीजिए कि बेटा ये गलत रास्ते पे जा रहे हो, ऐसा करना आपके लिए ठीक नहीं है, तो वो अगर बहुत 99% चांस ऐसा है कि वो आपकी बात नहीं मानेगा, नहीं मानेगा। रोड पे रेड लाइट, व्हाइट लाइट, ग्रीन लाइट क्यों लगाई जाती है? क्योंकि हमें चलने का शऊर ही नहीं है, अकल ही नहीं है। हमें चलाया जाता है कि कब लेफ्ट चलना है, कब राइट चलना है, और सही बात बोलोगे तो लोग मानते नहीं, ये भी बात है। तो बीजेपी ने आपको कभी नहीं कहा कि तुम अवेयर बन जाओ, तुम जागरूक बन जाओ, कभी नहीं कहा। मेरे को वोट से मतलब है, तुम वोट दे दो, सड़ो या मरो, हमसे क्या लेना देना, ये उनका फंडा है। और हम लोग क्या करते हैं, आज ही बुद्ध धर्म अपना लेना और तब कल से काम होगा। अब बताइए तुरंत बुद्ध धर्म को अपनाना आसान है? भाई साहब अभी मैं पूर्णतः अपना नहीं पाया हूँ, सब कुछ घर बार सब छोड़ के फ्री हो गया हूँ, लेकिन तब भी मैं अपने आप को 100% परफेक्ट नहीं मानता। आसान बता